उसको सफल निवेशक बोलेंगे। या जो सेफ खेलता है, एफडी में पैसा लगाता है, पीपीएफ में पैसा लगाता है, बॉन्ड में पैसा लगाता है, उसको सफल निवेशक बोलेंगे। या उसको सफल निवेशक बोलेंगे जो एक बढ़िया ज़मीन का टुकड़ा ढूंढ के निकालता है, जो शॉर्ट समय में मल्टीप्लाई हो जाए, फ्लाईओवर निकलने वाला है या नया टीपी निकलने वाला है, ऐसा कोई रियल एस्टेट का टुकड़ा ढूंढ के निकाले या ऐसी कोई दुकान ढूंढ के निकाले कि जो शॉर्ट टर्म में पैसा बढ़ा के दे। इनमें से कौन है सफल निवेशक, वो डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग सफल निवेशक बन पाएंगे ना, तो उसके मंत्र जान पाएंगे। मेरे ख्याल से इनमें से कोई भी सफल निवेशक नहीं है। बढ़िया इन्वेस्टर आप उनको बोल सकते हो अगर इसमें से कुछ वो करता है तो, बट मैं सफल नहीं मानूंगा। मेरे हिसाब से सफल वो है कि जो जीवन के सारे फाइनेंशियल नीड्स अचीव करता है, पूरे करता है। ये सब करके अगर आपके जीवन के फाइनेंशियल नीड्स अचीव नहीं होने वाले हो तो आप सफल निवेशक कैसे हो? नहीं हो सकते आप, राइट? सो मेरे ख्याल से सफल निवेशक वो है कि जो अपने जीवन के सारे फाइनेंशियल नीड्स अचीव करता है, राइट? फाइनेंशियल नीड्स जैसे कि घर का रिनोवेशन करवाना है या नया घर खरीदना है, उसके लिए पैसा जमा कर लेता है, तो मेरे ख्याल से वो सफल निवेशक है। रिटायरमेंट के वक्त उसके पास पीसफुली रिटायरमेंट के 20-30 साल जीने के लिए पैसे हो, वो जमा कर सकता है उतने पैसे, तो मेरे ख्याल से सफल निवेशक है। बच्चों का एजुकेशन अच्छी जगह पे, क्वालिटी एजुकेशन बच्चों का या ग्रैंड चिल्ड्रन का अगर करवा सकता है तो वो सफल निवेशक है। अगली जनरेशन्स के लिए लीगेसी छोड़ के जाता है, वारसा छोड़ के जाता है, तो मेरे ख्याल से वो सफल निवेशक है। और जो अपनी मर्ज़ी की चैरिटी कर सकता है, लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है, वो मेरे ख्याल से सफल निवेशक है। सो बेसिकली कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके या एफडी में इन्वेस्ट करके या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके कोई सफल निवेशक नहीं बनता है। सफल निवेशक वो है जो अपने जीवन के सारे फाइनेंशियल नीड्स पूरे करे। बच्चे की पढ़ाई करवानी है या ग्रैंड चिल्ड्रन की पढ़ाई करानी है, घर का रिनोवेशन कराना है या नया घर खरीदना है, रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना है, ऐसे बहुत सारे जो भी फाइनेंशियल नीड्स एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं, वो अगर अचीव करता है तो मेरे ख्याल से वो सफल निवेशक है। चाहे फिर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके ये गोल्स पूरे करे, चाहे एफडी में निवेश करके वो नीड्स पूरे करे, या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके वो नीड्स पूरे करे। नीड्स पूरे अगर नहीं हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप एक सफल निवेशक नहीं कहला सकते। तो इतने बैकग्राउंड के बाद आज हम लोग बात करेंगे कि एक सफल निवेशक बनने के क्या मंत्र हो सकते हैं। पहला मंत्र है इन्वेस्ट विथ अ स्पेसिफिक पर्पस। काफ़ी लोग क्या है, पैसा आता है और ऐसे ही बिना कुछ सोचे इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे मैंने बताया, एफडी में पैसा लगा दिया, या किसी दोस्त ने कोई शेयर रेकमेंड किया तो वो शेयर खरीद लिया, या ऑफिस में किसी ने बोला कि म्यूचुअल फंड सही है तो म्यूचुअल फंड खरीद लिया, या कोई ज़मीन खरीद ली, बस ऐसे ही पैसे आया तो इन्वेस्ट कर दिया। अगर ऐसा करते हो तो आप एक सफल निवेशक नहीं बन सकते हो। बिकॉज सफल निवेशक बनने का पहला मंत्र है कि इन्वेस्ट विथ अ स्पेसिफिक पर्पस। जब भी इन्वेस्ट करो, कोई एक लक्ष्य को ध्यान में रख के, कोई एक पर्पस को ध्यान में रख के, कोई एक वजह को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करो। जब आप इन्वेस्ट करते हो विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी कोई वजह, तो इट्स लाइक अ फुटबॉल मैच विदाउट अ गोल पोस्ट ना। आप इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके कि एक फुटबॉल मैच चल रहा है बिटवीन जर्मनी एंड इटली, और उस फुटबॉल मैच में गोल पोस्ट नहीं है, तो वो फुटबॉल मैच बिना कोई मीनिंग का हो जाएगा। कोई जीतेगा नहीं, कोई हारेगा नहीं, बिकॉज गोल पोस्ट ही नहीं है। वो मैच ही 90 मिनट तक नहीं चलेगा, बिकॉज पता ही नहीं है वो बॉल को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, तो क्या खेलेंगे लोग।
राइट। सो इन्वेस्टिंग विदाउट अ पर्पस, मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो जाने बगैर इन्वेस्ट करना, कहीं पे भी इन्वेस्ट करना, वो एक सफल निवेशक बनने से आपको रोकता है। सफल निवेशक बनना है तो इन्वेस्ट विद अ स्पेसिफिक पर्पस, सेट क्लियर पर्पस बिफोर इन्वेस्टिंग के व्हाट एम आई इन्वेस्टिंग फॉर, मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, किस लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे कब पैसा लगेगा और मुझे कितना पैसा लगेगा। जब भी इन्वेस्ट करो ये 3 सवाल अपने आप को पूछो, ये सफल निवेशक बनने का पहला मंत्र है। मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कब पैसा लगेगा और कितना पैसा लगेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उससे ख्याल आ जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जांपल लेते हैं एक पीसफुल रिटायरमेंट, मेरा खुद का एग्जांपल लेते हैं। तो आज मेरा घर चलाने का खर्चा मान लो 50,000 रुपया है, राइट। तो कैसे इन्वेस्ट विद अ पर्पस आप कर सकते हो, उसका ये एग्जांपल है कि भाई मेरा पर्पस है एक पीसफुल रिटायरमेंट। पीसफुल रिटायरमेंट के लिए मुझे पैसे लगेंगे और आज का मेरा घर चलाने का खर्चा 50,000 रुपया है। तो ये मेरा प्लान हो गया कि भाई 50,000 महीने का खर्चा है घर चलाने का, 12 महीने का 6 लाख होता है। और अगर मैं रिटायरमेंट के बाद 30 साल जीने वाला हूँ, 60 से लेके मान लो 90 तक जीने वाला हूँ, तो मुझे 6 लाख इंटू 30 मतलब 1,80,00,000 रुपये 61वें साल के पहले महीने से 90वें साल के 12वें महीने तक लगेंगे। अगर जो जैसी लाइफ मैं आज जी रहा हूँ वैसी लाइफ मुझे उस 30 सालों में जीनी है। तो राइट। तो अब जब भी मैं इन्वेस्ट करूँगा, जहाँ पे भी इन्वेस्ट करूँगा, मान लो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूँ या एफडी में इन्वेस्ट करूँ या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ या शेयर्स में इन्वेस्ट करूँ, मैं ये सोच के इन्वेस्ट करूँगा कि मुझे 30 सालों में 1,80,00,000 चाहिए मेरे पीसफुल रिटायरमेंट के लिए। जैसी ज़िंदगी मैं आज जी रहा हूँ वैसी ज़िंदगी मुझे अगर रिटायरमेंट के बाद जीनी है तो मुझे 1,80,00,000 रुपये लगेंगे। अब ये प्लान तो सही है, कैलकुलेशन भी सही है, काफ़ी लोग ये नहीं कर पाते हैं और रिटायरमेंट होने के 2, 3, 4 साल पहले रियलाइज़ होता है कि अरे यार मैंने तो अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ किया ही नहीं है, राइट। काफ़ी लोग ये 1,80,00,000 के हिसाब से प्लान कर लेते हैं और जब रिटायर होते हैं तो 1,80,00,000 के आजू बाजू पैसा जमा कर पाते हैं। बट इस कैलकुलेशन में भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि महंगाई। पिछले 30 सालों में ये कुछ चीज़ें हैं उनके भाव किस तरीके से बढ़े हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। गोल्ड 3,200 का 67,000 हो गया, पेट्रोल 10 रुपये का 96 रुपये हो गया, डीजल 4 रुपये का 92 रुपये हो गया, दूध 6 रुपये का 74 रुपये हो गया। तो ऑन एन एवरेज पिछले 30 सालों में महंगाई तकरीबन 6% से बढ़ी है। अब इससे मेरे प्लान में क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे मेरे प्लान में फ़र्क ये पड़ेगा कि आज जो मेरा घर चलाने का खर्चा 50,000 रुपया है 2025 में, अगर वो 6% से बढ़ता है महंगाई की वजह से मेरा घर चलाने का खर्चा, तो 20 साल के बाद जब मैं रिटायर होने वाला हूँ 2045 में, तो मेरा महीने का खर्चा हो जाएगा 1,60,000 रुपये। 20 साल पहले महीने का खर्चा घर चलाने का 50,000 नहीं था, तो ऑब्वियसली 20 साल बाद महीने का घर चलाने का खर्चा 50,000 नहीं रहेगा। 6% अगर महंगाई में पकड़ के चलता हूँ, 20 साल बाद जब मैं रिटायर होने वाला हूँ तो मेरा महीने का घर चलाने का खर्चा हो जाएगा 1,60,000। उतनी चीज़ें जो आज मैं 50,000 रुपये में खरीद पाता हूँ, उतनी ही चीज़ें 20 साल बाद खरीदने में मुझे 1,60,000 रुपये लगेंगे, राइट। सो 1,60,000 रुपये इंटू 12 मतलब साल का खर्चा, और 30 साल अगर मुझे रिटायरमेंट के बाद जीना है तो मुझे 1,80,00,000 नहीं, एक्चुअली 5,80,00,000 जमा करने हैं, राइट। सो 3 तरीके के लोग होते हैं। एक जो रिटायरमेंट के 1-2 साल तक सोच ही नहीं पाता है अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। दूसरा जो 1,80,00,000 के हिसाब से पैसा जमा करता है, महंगाई को कहीं पे ध्यान ही नहीं रखता है। और तीसरा
जो महंगाई को ध्यान में रखता है और ये भी समझता है कि 60 साल का होऊंगा तो मेरी इनकम ज़ीरो हो जाएगी और मेरा खर्चा आज 50,000 है, तब 1.5 लाख के आजू बाजू हो जाएगा। अगर 1.5 लाख के आजू बाजू का खर्चा होगा तो मुझे 30 साल जीने के लिए तकरीबन 6 करोड़ रुपए लगेंगे। आज शायद आपको कहीं ना कहीं मन में हंसी आ रही होगी कि 6 करोड़ रुपए, बट फैक्ट ये है कि 6 करोड़ रुपए मुझे लगेंगे 2045 में, अगर 60 साल से 90 साल तक मुझे पीसफुली या आज की लाइफस्टाइल की तरह अगर जीना है तो अब जब भी मैं इन्वेस्ट करूँगा, जहाँ पे भी मैं इन्वेस्ट करूँगा, मैं ये ध्यान में रख के इन्वेस्ट करूँगा कि मुझे 5.80 करोड़ रुपए चाहिए आफ्टर 20 ईयर्स। उसके बाद के 30 साल पीसफुली रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए, राइट। तो खैर, पहला मंत्र क्या है एक सफल निवेशक बनने का? सफल निवेशक जब भी इन्वेस्ट करता है उसके माइंड में क्लियर होता है ये इन्वेस्टमेंट मैं क्यों कर रहा हूँ, ये पैसा मुझे कब लगेगा और ये पैसा मुझे कितना लगेगा, वो पर्पस के लिए मुझे कितना पैसा लगेगा। तो ये सफल निवेशक बनने का पहला मंत्र है। ऐसे मैं आपको 6 मंत्र दूंगा। अगर ये 6 मंत्र आप अमल में रख पाते हो, ये 6 मंत्र को अगर आप फॉलो कर पाते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक सफल निवेशक बन सकते हो। और जैसे मैंने बोला, सफल निवेशक वो है जो अपने जीवन के सारे फाइनेंशियल नीड्स को पूरे करता है। तो आप अपने सारे फाइनेंशियल नीड्स पूरे कर पाओगे अगर ये 6 मंत्र जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो अगर आप अमल में रख पाते हो। पहला मंत्र मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, एंड दैट इज कि जब भी इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट विथ अ स्पेसिफिक पर्पस। दूसरे मंत्र की तरफ जाते हैं। दूसरा मंत्र एक सफल निवेशक बनने का है कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। जो मैंने बोला ना अभी, फाइनेंशियल नीड्स जो भी है, बच्चे का एजुकेशन, जो भी नीड है, वो नीड को अचीव करने के लिए स्टार्ट अर्ली। उसके लिए जल्दी शुरू करो। जल्दी शुरू करते हो तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल नीड्स अचीव करना आसान हो जाता है। आपको लगता है 5 करोड़ 80 लाख जमा करना कितना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं जल्दी शुरू करता हूँ तो 5 करोड़ 80 लाख जमा करना मेरे लिए आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? बिकॉज मेरे पास समय ज़्यादा है, और जब समय मेरे पास ज़्यादा होता है तो समय मेरा दोस्त बनता है। समय जब मेरा दोस्त बनता है तो मुझे पावर ऑफ कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज का फ़ायदा होता है। चक्रवृद्धि ब्याज ऐसी चीज़ है ना जो समझाना बहुत 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 मुश्किल है। वो समझाने के लिए मुझे सिर्फ एक उदाहरण ही लेना पड़ेगा। उदाहरण के बगैर पावर ऑफ कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि ब्याज समझाना बहुत मुश्किल है। तो एक उदाहरण के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जल्दी शुरू करने से आप जीवन के अपने मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल नीड्स अचीव कर सकते हो। और वो आपका दूसरा मंत्र होगा एक सफल निवेशक बनने का। एग्जाम्पल है सूरज का और एग्जाम्पल है अभिषेक का। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है और बढ़िया एग्जाम्पल है पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझने का, चक्रवृद्धि ब्याज समझने का, और कैसे समय दोस्त बनता है और कैसे जल्दी शुरू करने से आप जीवन के आपके फाइनेंशियल नीड्स को अचीव कर सकते हो। सूरज और अभिषेक दोनों दोस्त हैं, दोनों एक ही स्कूल, एक ही सोसाइटी में रहते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ने गए, एक ही साथ ग्रेजुएट हुए, एक ही साथ एक ही कंपनी में जॉब में लगे, दोनों की सैलरी भी सेम थी, पर दोनों का बचत की तरफ एटीट्यूड जो है वो थोड़ा अलग था। सूरज का एटीट्यूड ये था, अभी फिलहाल SIP के ऊपर फोकस मत करिए, मैं SIP की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ आपको जल्दी शुरू करने के फायदे। सूरज का एटीट्यूड ये था कि भाई मैं अभी से कमाना शुरू किया है तो अभी से बचाना भी शुरू करूँगा। तो उसने महीने का 10,000 रुपया बचाना शुरू किया अपने करियर के पहले महीने से। जब जॉब शुरू की उसके पहले महीने से 10,000 रुपया बचाना शुरू किया। अभिषेक का थोड़ा एटीट्यूड बचत की तरफ अलग है। उसको लगता है यार अभी तो मैं यंग हूँ, अभी तो मेरे मज़े करने के दिन है, अभी तो मेरे चीज़ें खरीदने के दिन है, अभी तो मेरे एक्सपीरियंस, दुनिया को एक्सपीरियंस करने के दिन है। तो वो ये बोलता है कि भाई मैं समय आने पे ज़्यादा बचत करूँगा, राइट। तो 10 साल ने ये गलती से 10 लिखा है। 20 साल बाद, मतलब जब वो 45 की उम्र का हो जाता है, तब 25,000 रुपया बचाना शुरू करता है। तो
भले लेट शुरू करता है बचाना, लेकिन सूरज से ऑलमोस्ट 2.5 गुना, ऑलमोस्ट नहीं एग्जैक्ट 2.5 गुना बचाना शुरू करता है। सूरज 10,000 महीने के बचाता है 35 साल के लिए, क्योंकि उसने 25 से शुरू किया, 60 को वो रिटायर होने वाला है, तो 10,000 महीने के बचाता है 35 साल के लिए। अभिषेक 25,000 रुपये बचाता है 15 साल के लिए, क्योंकि वो शुरू कर रहा है 45 की उम्र से और बचाने तो वाला है 60 साल की उम्र तक ही, उसके बाद तो उसकी इनकम ज़ीरो होने वाली है, राइट। तो दोनों का अगर आप इन्वेस्टमेंट देखोगे तो मोटा मोटी सेम है। 10,000 महीने का मतलब साल का 1,20,000, 35 साल का मोटा मोटी 42 लाख होता है। तो सूरज ने 42 लाख बचाए। अभिषेक की बात करो तो 25,000 इंटू 12 मतलब महीने के 3 लाख, और 15 साल मतलब मोटा मोटी 45 लाख बचाए। तो सूरज ने 42 लाख बचाए, अभिषेक ने 45 लाख बचाए सेम, लेकिन इसने निवेश किया या इसने इन्वेस्ट किया फॉर 35 ईयर्स और अभिषेक ने कंपाउंडिंग का फ़ायदा लिया फॉर 15 ईयर्स। अब इससे फ़र्क क्या पड़ा? इससे फ़र्क ये पड़ा कि सूरज 60 साल में 6 करोड़ 40 लाख रुपया जमा करके बैठा है, उसका इन्वेस्टमेंट 15 गुना बढ़ा, और अभिषेक 1.25 करोड़ जमा करके बैठा है, उसका इन्वेस्टमेंट 3 गुना बढ़ा। ये एग्जाम्पल मेरे ख्याल से क्लियर है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझने के लिए या क्यों एक सफल निवेशक बनने के लिए जल्दी शुरू करना ज़रूरी है, राइट। दोनों को रिटर्न भी सेम मिला है, तो सब कुछ सेम है सूरज और अभिषेक का। सिर्फ अंतर ये है कि सूरज ने 35 साल कंपाउंडिंग, ये मंत्र इम्प्लीमेंट करने में तकलीफ पड़ती है। पहला समझ में आ जाता है, दूसरा समझ में आ जाता है, तीसरा समझ में नहीं आता, क्योंकि लोगों को, ज़्यादातर लोगों को इक्विटी समझ में नहीं आता, राइट। इक्विटी को हम लोग शेयर्स बोलते हैं, राइट। और शेयर की जब बात आती है तो लोगों को लगता है शेयर मतलब नसीब का खेल है, या शेयर मतलब गैम्बलिंग, शेयर मतलब जुगार, या मेरे लिए तो शेयर बना नहीं है, मेरा तो शेयर में नसीब ही नहीं है, या ऐसी बातें करते हैं, राइट। अब शेयर एक हिंदी शब्द है और इंग्लिश शब्द है, और इस शब्द को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हो तो होता है हिस्सा। सिंपल, शेयर माने हिस्सा। कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जब आप इक्विटी खरीद रहे हो तो आप किसी बिजनेस में हिस्सा खरीद रहे हो, और किसी बिजनेस में हिस्सा खरीद रहे हो मतलब किसी बिजनेस की ओनरशिप खरीद रहे हो, आप उस बिजनेस के मालिक बन रहे हो, आप उस बिजनेस के हिस्सेदार बन रहे हो। आप जब हीरो का शेयर खरीदते हो तो आप हीरो का शेयर नहीं, हीरो का हिस्सा खरीद रहे हो। अब जब HDFC का शेयर खरीदते हो, आप HDFC का शेयर नहीं, हिस्सा खरीद रहे हो। सिमिलरली इन्फोसिस, सिमिलरली रिलायंस। इस तरीके से जब आप शेयर को देखते हो या इक्विटी देखते हो तो लोगों का पूरा नज़रिया जो है वो इक्विटी की तरफ या शेयर की तरफ बदल जाता है। आप अपने आप को एक बिजनेसमैन की तरह देखते हो कि भाई मैं तो हीरो का हिस्सेदार बना हूँ, मैं तो 2 व्हीलर बाइक का बिजनेस करता हूँ, मेरा तो बैंक है। अगर आप HDFC बैंक के शेयर होल्डर हो तो मेरे तो रिफाइनरी का बिजनेस है, अगर आप रिलायंस के शेयर होल्डर हो तो, राइट। ये इक्विटी है। जैसे उन कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ता है वैसे शेयर का प्राइस बढ़ता है या गिरता है। ज़रूरी नहीं है कंपनियों का प्राइस बढ़े ही या प्रॉफिट बढ़े ही, बट प्रॉफिट बढ़ता है तो उस बिज़नेस की वैल्यू बढ़ती है, और बिज़नेस की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हिस्से की वैल्यू बढ़ेगी। हिस्से की वैल्यू बढ़ेगी मतलब शेयर का दाम बढ़ेगा। पूरे बिज़नेस की वैल्यू बढ़ेगी तो एक हिस्से का वैल्यू बढ़ेगा, एक हिस्से का वैल्यू बढ़ेगा मतलब शेयर का प्राइस बढ़ेगा, राइट। तो तीसरा सफल निवेशक बनने के लिए तीसरा मंत्र, दैट इज इन्वेस्ट इन इक्विटी। मैं नहीं बोल रहा हूँ पूरा की पूरा पैसा इक्विटी में लगा दो, बट आगे हम लोग देखेंगे इक्विटी के बगैर एक सफल निवेशक बनना मुश्किल है। कौन है सफल निवेशक? मैं याद दिला दूँ, सफल निवेशक वो है जो अपने जीवन के सारे फाइनेंशियल नीड्स को अचीव करता है, राइट।
इक्विटी के बारे में या शेयर मार्केट के बारे में कुछ स्लाइड्स आने वाले 3-4-5 मिनट में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जिससे आपको और अच्छे से इक्विटी या शेयर्स समझ में आएंगे। तो जैसे मैंने बोला कि शेयर का या किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो उसका प्राइस बढ़ता है, राइट। अब किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं करते हम लोग, सेंसेक्स की बात करते हैं, जो पूरा देश आज की तारीख में जिसके बारे में बात कर रहा है कि भाई आज 500 पॉइंट बढ़ा या 1000 पॉइंट गिरा या 300 पॉइंट बढ़ा, 200 पॉइंट गिरा, वो सबको पता है, सबको सेंसेक्स का लेवल भी पता है। सितंबर 2024 में सेंसेक्स 84,300 के आजू बाजू था। ये मोटा मोटी रोज आजकल सब देखने लगे हैं, राइट। और कुछ लोगों को ये भी पता होगा कि भाई जनवरी 1991 में वो तकरीबन 1000 के आजू बाजू था। तो ये गिनना बहुत आसान हो जाता है कि भाई 1000 का सेंसेक्स 84,000 हो गया, 84 गुना, राइट। मोटा मोटी अगर एनुअल रिटर्न निकालो तो वो 14% होता है कि भाई 1000 का सेंसेक्स 84,300 हो गया। तो ब्लू लाइन सब लोग देखते हैं, ये सेंसेक्स की लाइन है जो ब्लू लाइन है। लेकिन ब्लू लाइन क्यों बढ़ी, उसके पीछे का कारण है लाल लाइन। लाल लाइन क्या है? लाल लाइन है उन 30 कंपनियों का मुनाफा। उन 30 कंपनियों का मुनाफा इन 34 सालों में 33 सालों में कैसे बढ़ा है। तो मुनाफा एक हिस्से पे ये 30 कंपनियां 60 रुपया कमा रही थी, इसको टेक्निकल भाषा में ईपीएस बोलते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, बट टेक्निकली उसको ईपीएस बोलते हैं। तो जैसे एक हिस्से का भाव 982 था जनवरी 1991 में, वैसे एक हिस्से का मुनाफा जनवरी 1991 में 60 रुपया था। अब जैसे मैंने बोला 1000 का 84,000 सबको दिखता है, बट 1000 का 84 इसलिए हुआ बिकॉज इन 30 कंपनियों के एक हिस्से का मुनाफा 60 रुपये से बढ़ के 3400 हो गया। आपने देखा इन 30 सालों में इन्फोसिस का प्रॉफिट बढ़ा है, हीरो का प्रॉफिट बढ़ा है, एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट बढ़ा है, वैसे इन 30 कंपनियों का प्रॉफिट 60 का 3400 हो गया, जो मोटा मोटी 13% से बढ़ा है। तो क्योंकि 13% से मुनाफा बढ़ा है, सेंसेक्स मोटा मोटी 14% से बढ़ा है। जैसे मैंने बोला, कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और वैल्यू बढ़ेगी तो एक हिस्से का दाम बढ़ेगा। एक हिस्से का दाम मतलब शेयर का प्राइस, राइट। और भी 2-3 चीज़ें हैं मुझे बताने के लिए, थोड़ा और लंबी बात करें, ये जनवरी 1991 से सितंबर 24 था। थोड़ी और लंबी बात करें तो सेंसेक्स जो आज हम लोग 80,000, 70,000, 1 लाख हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा बात करते हैं, वो उसका बेस ईयर है 1979 और शुरू किया गया था उसको 100 से। तो 100 का सेंसेक्स सितंबर 2024 में 84,300 है। अब इसका ग्रोथ देखो आप, एनुअल ग्रोथ देखो तो 91 से 24 14% के आजू बाजू है, और 79 से 24 तकरीबन 16% के आजू बाजू। अब लोग बोलते हैं कि यार ये तो सब ठीक है, पास्ट है, बट मुझे फ्यूचर में तो रिस्क लग रहा है, डर लग रहा है वॉर का, या इजराइल पैलेस्टीन वॉर का, या इंडिया चाइना वॉर का, या कोरिया में क्या चल रहा है, या यूएस में क्या चल रहा है, या मार्केट बहुत महंगा है, या रिसेशन का डर है, या गवर्नमेंट का डर है। तो पिछले 45 सालों की अगर बात करें तो इतनी चीज़ें इंडिया में हुई है। असैसिनेशन ऑफ 2 प्राइम मिनिस्टर, सब प्राइम क्राइसिस, आईटी बबल बस्ट, एशियन करेंसी क्राइसिस, स्कैम हुए हैं, हर्षद मेहता स्कैम, केतन पारिक स्कैम, 1991 में वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था जिसकी वजह से लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन मनमोहन सिंह जी ने किया था, या वॉर हुई है, इंडिया को रिलेटेड वॉर हुई है, गवर्नमेंट 11-12 बार बदली है इन 45 सालों में, और एक खतरनाक पेंडेमिक भी हमने देखा। ये सब होने के बावजूद पिछले 45 सालों में ऑन एन एवरेज सेंसेक्स ने 16% रिटर्न दिया है। सो क्यों डर लगता है या क्यों पैसा लोगों का नहीं बनता है सेंसेक्स में? इसलिए नहीं, या इक्विटी में, क्योंकि ये 16% जो है वो हर साल नहीं आता है। 16% जो आया है वो कैसे आया है? तो भाई किसी साल 15 आया, किसी साल -25 भी आया,
और उसके अगले साल फिर -2 आया और फिर अगले साल -13 आया, तो 3 साल लगातार नेगेटिव आया। फिर 81 आया, किसी साल -36 आया, किसी साल -9 आया, किसी साल -26 आया, किसी साल -1 आया, किसी साल सिर्फ 7% आया। इस तरीके से ये मोटा मोटी 16% पिछले 40-45 सालों में आया है, राइट। पर ये 45 सालों में इक्विटी के सामने या सेंसेक्स के सामने बाकी प्रोडक्ट्स अगर हम देखते हैं तो महंगाई इन 45 सालों में तकरीबन 7% से बढ़ी है। इसका मीनिंग क्या होता है मैं अगली स्लाइड में बात करूंगा। गोल्ड ने 10% के आजू बाजू का रिटर्न दिया है, मतलब महंगाई के ऊपर 3%। सिल्वर ने 9% का रिटर्न दिया है, मतलब महंगाई के ऊपर 2%। बैंक डिपॉजिट ने, तब तो 12-13-14% रेट हुआ करते थे इंटरेस्ट रेट, अब 6-7% हो गए हैं एवरेज। अगर आप 45 सालों का इंटरेस्ट रेट निकालो तो 8.24 आता है। इन्फ्लेशन के ऊपर 1% के आजू बाजू का रिटर्न। कंपनी डिपॉजिट थोड़ा बैंक डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न देता है, 9-9.25% का रिटर्न आया है और इन्फ्लेशन के ऊपर 2%। सेंसेक्स की बात करो, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, तकरीबन 16% का रिटर्न है, इन्फ्लेशन के ऊपर 8%। अब इसका मीनिंग क्या होता है? ये परसेंटेज तो शायद आपको कम दिखेंगे कि भाई कंपनी डिपॉजिट में 9 है, सेंसेक्स में 15 है, ज़्यादा फर्क नहीं है। बट ज़्यादा फर्क जब आप 45 सालों का कंपाउंडिंग देखते हो तो आपको पता चलेगा कि भाई 10,000 रुपये की कीमत 1979 में आज 20 लाख के बराबर है। 7% मतलब तब का 10,000 और आज का 20 लाख सेम है। आज 20 लाख जो है वो तब का 10,000 के बराबर है 7% महंगाई के हिसाब से। गोल्ड में वो हुआ होता 10,076 लाख, मतलब महंगाई के ऊपर आपने 56 लाख बनाए। सिल्वर में हुआ होता 48 लाख, बैंक डिपॉजिट में हुआ होता 35 लाख, कंपनी डिपॉजिट में हुआ होता 53 लाख और सेंसेक्स में हुआ होता 7,36,51,400। ये जो 5-6% का फ़र्क है वो ये फ़र्क है। ये अगेन पावर ऑफ कंपाउंडिंग ही समझाता है, राइट। तो ये जितनी स्लाइड्स के बाद आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि इक्विटी क्या है और कैसे रिटर्न देता है। वही वापस मेरे वाले एग्जाम्पल पे आते हैं, वही अपना आज का प्रेजेंटेशन का बेस है, एक सफल निवेशक बनने के मंत्र। और सफल निवेशक वो है अपने जीवन के सारे फाइनेंशियल नीड्स पूरे करता है। हमने मेरा एग्जाम्पल लिया था कि भाई पहला मंत्र ये था कि भाई मुझे कितने पैसे लगेंगे, किस लिए लगेंगे और कब लगेंगे वो जानना ज़रूरी है। तो मेरे रिटायरमेंट के लिए हमने गिना था कि भाई मुझे 5,80,00,000 रुपये लगेंगे। दूसरा कि भाई उसके लिए जल्दी शुरू करो, अगर मैं 25 साल पहले शुरू करता या 25 साल बचे तब शुरू करूँ तो कम लगाना पड़ेगा, 5 साल बचे तब शुरू करूँ तो ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और तीसरा इक्विटी का सहारा लो या इन्वेस्ट इन इक्विटी। अगर मैं 0% इक्विटी लेता हूँ, पूरा के पूरा एफडी में इन्वेस्ट करता हूँ, आज से निवेश करना शुरू करता हूँ मेरे 5,80,00,000 जमा करने के लिए, मतलब मैं स्टार्ट अर्ली कर रहा हूँ। 5,80,00,000 लगेंगे वो मैंने समझ भी लिया है, लेकिन तीसरा मंत्र अगर फॉलो नहीं करता हूँ, दैट इज़ इक्विटी का सहारा नहीं लेता हूँ, तो मुझे महीने के 1,27,000 बचाने पड़ेंगे। थोड़ा ही इक्विटी लेता हूँ, ज़्यादा डेट लेता हूँ, मतलब एफडी लेता हूँ, तो महीने के 1,01,000 बचाने पड़ेंगे। आधा आधा करता हूँ तो महीने के 80,000 बचाने पड़ेंगे। और पूरा इक्विटी लेता हूँ 12-62% रिटर्न आता है। 12-62 इसलिए बिकॉज एमफी का ये बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइंस है, इसीलिए मैं 12-62 बता रहा हूँ। तो मुझे महीने के 60,000 बचाने पड़ेंगे। अब ये फ़र्क है बिटवीन डेट एंड इक्विटी। अगर मैं 1,27,000 बचा सकता हूँ तो शायद मुझे इक्विटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शायद मैं 1,27,000 नहीं बचा सकता हूँ तो मुझे इक्विटी का सहारा लेना पड़ेगा। कितनी मात्रा में वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझे कितना बचाने की मेरी कैपेसिटी है। खैर, तीसरा मंत्र टू बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर इज इन्वेस्ट इन इक्विटी, राइट। चौथा मंत्र की तरफ आते हैं एंड दैट इज इन्वेस्ट रेगुलरली। कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, यहाँ भले ऐसा ही भी लिखा हुआ है लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट रेगुलरली। इन्वेस्ट रेगुलरली करने के क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे वो हमको एक सफल निवेशक बनाता है,
तो भाई इन्वेस्ट रेगुलरली करने से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन आता है। जैसे हेल्थ के लिए लोग कहते हैं ना कि भाई ज़्यादा कुछ दिमाग मत लगाओ, रोज़ 40-45 मिनट वॉक करो। वॉक अपने को लगता है कि यार तो कितना सिंपल चीज़ है, इससे कैसे हेल्थ सुधरेगी, लेकिन वो वॉक नहीं, वॉक प्लस हर रोज़ वॉक।